अब जो हम देखेंगे वो राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण देखेंगे, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा का विलय होगा और सिरोही के जो आबू और देलवाड़ा क्षेत्र का इसके अंदर विलय होगा। पहले के पार्ट के अंदर हमने देखा था जब सिरोही का अंग भंग कर दिया गया था, और उस छठे चरण का जो एकीकरण है वो इसका पूरा हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और इस दिन भारत का क्या होता, संविधान लागू होता। संविधान लागू होने के कारण जो अब तक इनका जो प्रधानमंत्री कहलाता था, जो जनता की तरफ से चुना गया व्यक्ति, तो वो ये जनता की तरफ से तो अभी नहीं चुना था, लेकिन फिर भी जो उस समय प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने वाले जनता के जो प्रतिनिधि थे उनको एक प्रधानमंत्री कहा करते थे। तो अब वो शब्द हटा दिया गया और उसकी जगह एक नया शब्द रखा गया, और वो शब्द रखा गया था आपके मुख्यमंत्री। कौन सा शब्द रखा गया था? मुख्यमंत्री। और जो राजस्थान के अपने पहले निर्वाचित जो मुख्यमंत्री वो तो बनेंगे अपने टीकाराम पालीवाल। तो अब जो बनेंगे, क्योंकि हीरालाल शास्त्री इस समय प्रधानमंत्री थे, तो वही राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो इस बात को लेकर के उनके सहयोगी थे जय नारायण व्यास जी और माणिक्यलाल वर्मा। उन्होंने कहा यार कि हम तीनों ही एक साथ खेले बड़े, और ये आदमी को बना दिया आपने, पहले तो प्रधानमंत्री बना दिया और अब क्या हुआ था, मुख्यमंत्री बना दिया। जब जयपुर वाले पार्ट में हमने बताया था आपको, ये नाराज हो गए थे, तो इसके कारण जय नारायण व्यास जी ने इनका बड़ा विरोध किया था। और विरोध किया था तो फिर बाद में जाकर के क्या किया, हीरालाल शास्त्री जी को हटाया गया था, और एक ICS अधिकारी थे CS वेंकटाचारी, तो इनको भी क्या बना दिया गया था, जो दूसरा राजस्थान का जो मनोनीत जो मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो ICS अधिकारी हुआ करते थे। फिर जय नारायण व्यास जी ने इनका भी विरोध किया, भाई मैंने इनको बनाने के लिए नहीं कहा आपको, तो मेरे को बनाने के लिए कहा था, मुझे बनना था। तो बाद में जब तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं जय नारायण व्यास को, ठीक है। तो ये बातें थी। अब इस अजमेर मेरवाड़ा का जो ब्रिटिश काल में जो केंद्र शासित प्रदेश था, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। उससे पहले हम एक जो इस चार्ट को देख लेते हैं, और इस चार्ट के माध्यम से हम आपको थोड़ा सा यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर से एक बार हम कह लेते हैं इस तरीके से कि आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से, कौन सा क्या चरण था और उसमें क्या क्या जो बातें हुई थी, उन बातों का एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, और उसी रिवीजन को हम देखेंगे। तो इसमें देख रहे हो, इधर नाम है, इधर राज्य है, इधर मतलब कौन सी रियासतें थी, राज प्रमुख कौन बने, इधर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन बने, और इधर का वर्ष कौन था। तो पहला जो गठन होता है वो मत्स्य संघ होता है। कौन सा होता है? पहला मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के अंदर कौन से शामिल होते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो महाराज प्रमुख इसको बनाया जाता है उदयभान सिंह। बाकी सारी बातें मैंने बताई दी आपको। और प्रधानमंत्री सुब्बारामी कुमावत को बनाया जाता है। और जो इसकी तिथि है ना, ये 19 मार्च नहीं है, ये गलत है। यह आपको या तो 17 मार्च चाहिए, या आपकी कितनी है 18 मार्च 1948 को। जो गलती जहां भी है मैंने आपको बताई, उसको ध्यान से देखें। दूसरा चरण जो बनाया गया था वो संयुक्त राजस्थान संघ था। कौन सा था? संयुक्त राजस्थान संघ, या इसे पूर्व राजस्थान संघ भी हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो 9 रियासतें थी वो थी कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगंज, टोंक। इसके बारे में कैसी ट्रिंक थी वो मैं पूर्व बता चुका हूँ। और महाराज प्रमुख कोटा के जो नरेश थे उस समय भीम सिंह को बनाया गया था, जबकि मुख्य प्रधानमंत्री थे वो गोकुलाल असावा को बनाया गया था। ये शाहपुरा के थे, और इसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को। यह ध्यान रखना, दूसरा चरण पहले चरण से 7 दिन बाद, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, जिसमें क्या होता है, मेवाड़ का विलय होता है दूसरे चरण के अंदर, ठीक है। तो दूसरे चरण के राज्यों के साथ जो ऊपर वाले थे इनके साथ क्या जोड़ दिया गया, मेवाड़ को जोड़ दिया गया। इस तरीके पहले चरण में 4 रियासतें बनती है, और दूसरे चरण में कितनी थी, 9 रियासतें। और अब कितनी हो जाएगी, तीसरे मेवाड़ मिलने के बाद 10 रियासतें, एकीकरण 10 और ये 4 14 हो गई। अब पीछे ले दे करके रही 5 रियासतें वो अलग रह गई थी। अब तो मेवाड़ शामिल हुआ, तो मेवाड़ यानी उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, और प्रधानमंत्री भी उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा को। और इसका उद्घाटन किया था 18 अप्रैल 1948 को। पहले 18 मार्च है, तो इससे ठीक 1 महीना बाद। ध्यान रखना, दूसरा चरण जो पहले चरण से 7 दिन बाद बना था, और तीसरा चरण है जो पहले चरण से 30 दिन बाद बना था। कितने दिन बाद बना था? तो 30 दिन बाद। ये ध्यान रखना, उसमें 30 दिन आप ऐड कर लेना। अब देखेंगे व्रत राजस्थान, यानी कौन सा, चौथा चरण है। इसमें तीसरे चरण के राज्यों के साथ 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, और क्या मिलाया गया था, लावा ठिकाना। अब देखो ध्यान देना, कई सारी बात जो राज्य थे जिसके अंदर कई बुक्स है अपने, जैसे कक्षा 8 की भी राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसके अंदर भी ये बताया गया
कि लावा और कुशलगढ़ दोनों ठिकाने ये दूसरे चरण के अंदर मिलाए गए थे, लेकिन आपकी ये बात अलग ही क्या थी। तो इसमें बात क्या थी, इसमें जो बात मुख्य रूप से निभर कर आई थी सामने वो ये थी कि जुलाई 1948 के अंदर जो टोंक देखो प्रारंभ के अंदर तो जयपुर में ही था, और फिर बाद में अपने टोंक नहीं, ये लावा पहले जयपुर में था, बाद में लावा को टोंक को दे दिया गया। जब अंग्रेजों के समय टोंक के नवाब ने जब लावा ठिकाने के साथ बदमाशी की, तब अंग्रेजी सरकार ने लावा को अलग से ठिकाना बना दिया और उसको स्वतंत्र अधिकार दे दिए थे। अब एकीकरण के अंदर जो जुलाई 1948 को इस लावा को वापस जयपुर के अंदर मिला लिया था, तो इस कारण ये थोड़ा सा बात इसको ध्यान रखना। तो अब यह समस्या आ गई थी, वो समस्या का समाधान कर लिया गया और उदयपुर के जो महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया गया, और जयपुर नरेश थे मान सिंह सेकंड, उनको राज प्रमुख बना दिया गया। अब जयपुर आ गया, सब कुछ जयपुर हो गया। अब राजधानी भी जयपुर आ गई। पहले चरण के अंदर राजधानी अलवर थी, दूसरे में राजधानी कोटा हुई, तीसरे में राजधानी उदयपुर हुई, तो चौथे में राजधानी क्या आ गई थी, जयपुर आ गई थी। और जयपुर के हीरालाल शास्त्री, इनको क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री। और ये उद्घाटन होता 30 मार्च 1949 को, क्योंकि 10 में 4 रियासतें मिल जाती, कितनी हो जाती, अब 14 रियासतें। तो इस तरीके से लगभग राजस्थान अस्तित्व में आ चुका था, तो इस कारण इसको राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता। वो 4 रियासतें अलग, मतलब 18 हो जाती, और एक सिरोही अलग रह जाता, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा था वो इससे क्या रह जाता है, अलग रह जाता है। अब जो अगला देखेंगे वो हमारा है वृहत राजस्थान। कौन सा देखेंगे हम, वृहत राजस्थान। ठीक है, तो वृहत राजस्थान आप जानते ही हो कि कौन सा चरण है आपका, जो 5वां चरण है। 5वें चरण के अंदर क्या किया जाएगा, प्रथम और चतुर्थ चरण के राज्यों को शामिल किया जाएगा, और साथ में जिसमें नीमराणा ठिकाना भी साथ में होगा, सबको शामिल किया जाएगा। तो इसके अंदर उदयपुर के जो महाराणा है भूपाल सिंह, वो क्या महाराज प्रमुख, और जयपुर के जो महाराजा मानसिंह सेकंड वो वही पद पर अपने रहते हैं, राज प्रमुख रहते। यानी इस चरण के अंदर मतज्य संघ है उसका क्या कर दिया गया था, जो चौथे चरण के साथ में विलय कर दिया गया था। जो चौथे चरण में वृहत राजस्थान बना था उसके अंदर हम क्या कर दिया था, इसको विलीन कर दिया। ठीक है, अब बाकी तो जो इसमें तो ज़्यादा कुछ होना नहीं था। हीरालाल शास्त्री जी वही आपके क्या बने रहे थे, प्रधानमंत्री बने। इसकी डेट ध्यान रख लेना, 15 मई 1949 5वां चरण है, तो महीना भी कौन सा है, 5वां। तो 1 + 4 ध्यान रखना, और 5 × 15, तो ऐसे आपको ध्यान रख लेना। इसके बाद जो अगला जो चरण था वो 6ठा चरण था, जिसमें वृहत राजस्थान, ये दूसरा कह सकते हैं, सॉरी अपने तीसरा कह सकते। ये वृहत राजस्थान का प्रथम चरण था, ये वृहत राजस्थान का दूसरा चरण, और ये वृहत राजस्थान का तीसरा चरण, और कुल राजस्थान के एकीकरण का ये 6ठा चरण था। तो इसमें पंचम चरण के साथ सिरोही में कौन से, आबू और देलवाड़ा को निकाल करके इनको माइनस कर दो, इनको गुजरात एजेंसी में मिला दिया गया था, और बाकी सबको क्या कर दिया था, राजस्थान के अंदर मिला लिया गया। बाकी जो महाराज प्रमुख वगैरह वो चले, ये यहाँ नहीं है, ये गलत है, ये यहाँ पर है 7वें चरण के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें अब चल रही थी, और इधर क्या था, कुछ जो प्रशासनिक जो बदलाव जो लाए जा रहे थे, उन बदलावों को भी हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, अब इसका गठन देख लेते हैं 26 जनवरी 1950 को। अब 7वां चरण देखेंगे। अब सिरोही को लेकर अपने डिस्कस कर दिया है, और ये अंतिम चरण होता है, और इस चरण के अंदर फिर जो राजस्थान बन जाता, अपने वास्तविक अस्तित्व में आ जाता। और कब आता, 1 नवंबर 1956 को, जब राज्य पुनर्गठन आयोग होता, उसमें राजस्थान का पुनर्गठन किया जाता। इसमें 6ठा चरण तो होता ही है, और जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा मिला लिया जाता है, और आबू देलवाड़ा जो गुजरात एजेंसी में थे वो वापस राजस्थान में मिला दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र होता सुंदरटंपा, इसको राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिला दिया जाता है। और इसके अलावा एक जो राजस्थान का क्षेत्र होता है सिरोंज का क्षेत्र किसको दे दिया जाता है, मध्य प्रदेश को दे दिया जाता है। इस तरीके से ये 4 थे। अब हम देखेंगे अपने अजमेर के बारे में, जो 7वें चरण के किस तरीके से अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा का क्या होता है, विलय होता है। तो अब हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश काल में ही अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश रहा था। अब जब केंद्र शासित प्रदेश था और इस समय इसका राजस्थान के अंदर विलय नहीं हो रहा था, तो एक राजस्थान के अंदर टापू जैसा बन गया था, और प्रशासनिक दुविधाएं भी काफ़ी कुछ आती थी। जैसे राजस्थान बाकी जो क्षेत्रों के अंदर कोई चोर डाकू लूटपाट करके चले जाते थे और अजमेर में जाकर छुप जाया करते थे। पहले भी हमने देखा था
कि जब अंग्रेजों के समय भी जब भी क्रांतिकारियों पर कोई कार्रवाई करते थे तो केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण जो रियासतों के जो लोग थे, जो जन नेता थे, वो कहाँ चले जाते थे? अपने अजमेर मेरवाड़ा चले, वहीं से समाचार पत्र भी निकाल देते थे, वहीं अपने कार्यालय भी करते थे स्थापित। तो इसी कारण अब भी जैसे कोई असामाजिक तत्व तो वो जाकर अजमेर मेरवाड़ा में छुप जाते थे। अब यहाँ अलग से गवर्नमेंट थी, वो आगे अभी देखेंगे। तो इस कारण जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद उसने कहा था, उसकी जो राजपूता प्रांतीय सभा उसने सदैव यानी हमेशा ये मांग करती रही है कि व्रत राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतें वरन अजमेर मेरवाड़ा का भी क्या हो इलाका शामिल किया जाए, और था भी राजस्थान का हृदय। और जब तक हृदय शामिल नहीं होगा तब तक राजस्थान कैसे बनेगा? किंतु दूसरी ओर अजमेर का कांग्रेस नेतृत्व जो इस मांग का विरोध कर रहा था, कौन थे इसमें? हरिभाऊ उपाध्याय थे इसमें कांग्रेस के नेतृत्व। 1952 के अंदर जब चुनाव होते हैं, उस चुनावों के जो उसमें आम चुनावों के बाद में कौन अजमेर मेरवाड़ा में क्या होता है? हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनता है। और इधर हम देखते हैं राजस्थान के जो उसमें मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री चुनावों के बाद बनते हैं टीकाराम पालीवाल। तो टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कहा जाता है। और बाकी प्रजामंडल के जो भी धुरंधर नेता थे वो सारे हार गए थे इस चुनावों के अंदर, यानी उनमें से जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा जैसे ये कोई भी नेता इस चुनावों के अंदर जीता नहीं था। तो इसके बाद में फाइनल रूप से टीकाराम पालीवाल को बनाया गया था। और चूंकि इधर कौन थे? हीराला अपने हरिभाऊ उपाध्याय जी थे। चूंकि कांग्रेस का ये नेतृत्व यानी कांग्रेस की सरकार थी, तो अजमेर को राजस्थान में मिलाए जाने का कभी पक्ष में नहीं रहा, यानी हमेशा से इन्होंने क्या किया था? अजमेर को एक अलग ही रखने का काम किया था। इसके पक्ष में ये खूब सारे अपने तर्क भी देते थे, उन तर्कों को भी देखेंगे। ये क्या तर्क दिया करते थे अपने पक्ष में, है ना, गठन के? तो ये कहा था कि कांग्रेस का नेतृत्व तर्क देने लगा कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखने चाहिए, ताकि क्या हो, राज्यों का अच्छी तरीके से क्या शासन चलाया जाए, उसका अच्छी तरीके से क्या किया जाए, विकास किया जाए। और बड़े राज्य हो जाएंगे तो उसमें फिर विकास सही नहीं होगा और हमारा अजमेर क्षेत्र क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। ये सारी बातें यहाँ समझे। लेकिन लोग राजस्थान में विलय चाहते थे, लोग अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय चाहते थे। इसके अलावा बाकी जो राजस्थान के नेता थे वो भी अजमेर मेरवाड़ा का विलय चाहते थे। इस बात का समस्या जब उत्पन्न हुई तो इस प्रकरण को राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंप दिया, जो फजल अली की अध्यक्षता के अंदर उसको सौंप दिया। और राज्य पुनर्गठन आयोग के सभी से बात की और उसने सबसे बात करके अजमेर के कांग्रेस नेताओं के तरफ को क्या कर दिया, खारिज किया, उनको स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने सिफारिश की कि अजमेर मेरवाड़ा को क्षेत्र है जो राजस्थान के अंदर क्या कर लेना चाहिए, मिला लेना चाहिए। और जब मिलाने की बात आई तो यहाँ के नेताओं ने फिर से बड़ी समस्याएं खड़ी की अजमेर मेरवाड़ा वालों ने। वही किसको लेकर के समस्याएं की, वो की अपने इसमें राजधानी को लेकर की। इन्होंने कहा साहब राजधानी अगर अजमेर मेरवाड़ा का इतना ही आप चाहते हो तो पहले तो सीएम की बात की थी हरिभाऊ उपाध्याय ने, मुझे राजस्थान का सीएम बनाया जाए यानी मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनकी बात नहीं स्वीकार की तो कहा कि अजमेर को क्या बनाया जाए, राजधानी। तो अब पहले हमने राजधानी वाला विवाद देखा था, वो जयपुर और जोधपुर के बीच में था। इस बार जयपुर और अजमेर के बीच में था। तो इस कारण इसमें पी सत्यनारायण राव समिति जो थी उसका गठन किया, उसको ये मामला सौंप दिया गया, जो 3 सदस्य समिति थी, जिसके अन्य सदस्य एक तो वी विश्वनाथ थे और एक बी के गुहा थे, जो इसके क्या हुए थे, सदस्य थे। ये 3 सदस्य समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। इसने फाइनल ये रिपोर्ट दी थी कि जो अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है जिसकी राजधानी मुख्यालय क्या है, अजमेर है, उसको राजधानी नहीं बनाया जाएगा, राजधानी जयपुर ही रखी जाएगी, क्योंकि वहाँ पानी की सुविधाएं, इसके अलावा जो उस समय के कुछ प्रशासनिक कार्यालय वगैरह सारा कुछ वहाँ काम किया जा चुका था, तो उसको ही रखने का क्या किया गया, निश्चय किया गया। और अजमेर वालों को खुश रखने के लिए राजस्व विभाग दे दिया गया, जो आरपीसी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग वो इनको दे दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे विभाग इनको क्या कहते हैं, शिक्षा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इनको दे दिया गया। तो ये सारे कार्यालय क्या कहते काफ़ी कुछ करके अजमेर को भी खुश रखने का क्या किया गया था, प्रयास इस समय किया। तो इस तरीके से राजस्थान का जो एकीकरण 1 नवंबर 1956 को आकर के पूरा होता है, ठीक है। लेकिन अब तो हमने इसमें तो और कौन सा सिरोही का और उसका विलय देखेंगे। तो सिरोही के जो माउंट आबू वाले जो क्षेत्र है उसका राजस्थान में विलय होना शेष था। तो भाई बातचीत चल रही थी, इसको भी क्या किया जाए, अजमेर मेरवाड़ा को मिला लिया गया, तो भाई आबू वाला क्षेत्र भी मिलाया जाए। अब इसको लेकर के काफ़ी सारी जो समस्याएं चल रही थी, इसके लिए एक समिति गठित की गई थी। मुन्नी जो जिन विजय सूर्य उनके नेता जो अध्यक्षता के अंदर एक क्या की गई, समिति नियुक्त की गई,
जिसके एक सदस्य अपने इतिहास का जो दशरथ शर्मा जी थे वो भी थे। तो इस समिति ने बाद में फिर जो क्या की थी, भारत सरकार के साथ बातचीत की थी और इसके बाद में जो राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने भी इन्होंने अपना पक्ष रखा था और इस कारण फाइनल रूप से जाकर के जो आबू देलवाड़ा का क्षेत्र भी जो 1 नवंबर 1956 को जो पुनर्गठन हुआ था राज्य का, तब उसको दे दिया गया। तो इस तरीके से जो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुई राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को जाकर पूरी हुई है। कितना समय लगा था इसमें? तो इसमें समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और कितने दिन लगे थे? 14 दिन का इसमें क्या लगा था समय। और इस तरीके से जाकर के राज्य का एकीकरण क्या होता है, पूर्ण होता है। अब देखो यहाँ मुख्य बात क्या, अब एकीकृत राजस्थान हो जाता है। जो प्रधानमंत्री का पद था तो उसको तो मुख्यमंत्री किया जा चुका था, लेकिन कुछ और रह गए थे, जो क्या थे वो देखेंगे। निर्माण के बाद भी राजतंत्र के अंतिम चिन्ह के रूप में राज प्रमुख के नव सर्जित पद रह गए थे। तो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तब संविधान के अंदर कुछ बातें रखी गई थी, जिसके अंदर भारत के जो राज्य थे उनके गठन का अलग अलग फॉर्मूला था। 4 प्रकार के राज्य रखे गए थे, ABCD, है ना। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के जो पहले A श्रेणी के राज्य थे उनका तो मुखिया राज्यपाल कहलाता था, और B श्रेणी का जो राज्य थे उनका मुखिया क्या कहलाता था, राज प्रमुख कहलाता था। तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा भाई ऐसे राज्य नहीं, अब 4 की जगह 2 रखो, A और B को मिला लो और उनका मुखिया क्या कहलाएगा, राज्यपाल कहलाएगा, और C और D को उनको भी मिला लो और उनका मुखिया जो भी बाकी नाम दे देना, उपराज्यपाल या प्रशासक जो भी उनका रखा जाएगा, जिसको बाद में नाम दे दिया कि भाई C और D जो मिला करते उनको केंद्र शासित प्रदेश उनका नाम रखा जाएगा, और A और B का उनका नाम राज्य रखा जाएगा। तो इस तरीके से जब संविधान के अंदर संशोधन करना जरूरी था, तो संविधान के अंदर संशोधन करने के लिए भारत की जो नवनिर्मित संसद ने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था। कब किया था? 1 नवंबर 1956 को। तो अब राज प्रमुख के पद भी क्या हो गए थे, खत्म हो गया था। तो इसके बाद जो राज्य के प्रथम राज्यपाल के रूप में कौन बने थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। जो इस समय राज प्रमुख मान सिंह सेकंड थे, उनको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। हालांकि जब बनाया तो उनको कहा था आजीवन रहेंगे। तो उन्होंने इसकी जो शिकायत है वो नेहरू जी से भी की थी, भाई आपने संविधान में क्या कहा था और हमें अभी साहब ने हटा दिया, बीच में 56 में ही हटा दिया हमें। तब नेहरू जी ने बहुत बढ़िया इनको जवाब दिया था कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, संविधान ही वही है, ये जनता की इच्छा है, और इसको समय अनुसार, इसमें अगर कोई बातें समय के अनुसार सही नहीं होती तो उसको बदलना भी जरूरी है। तो इस प्रकार सरदार पटेल की चतुराई, वही सरदार पटेल को जिसे लौह पुरुष के नाम से जानते, इससे अगर हम बिस्मार्क कहें तो भी कोई कमी नहीं, इससे हम अगर चाणक्य भी कहें तो भी कहीं कमी नहीं होगी। तो जिनके चतुराई, बुद्धिमत्ता और कुशलता की नीति ने राजस्थान के शासकों की अनिच्छता पर भी जनमत के प्रभावशाली दबाव से क्या हो गया था, राजस्थान का जो एकीकरण है वो इन्होंने, उनका सपना जो साकार हो गया था। तो इस तरीके से जो 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान अपने जो वर्तमान आकार के अंदर आया था, ये मैं आपके सामने ये इसको छोटा कर देता हूँ, ये आपको राजस्थान जो देख रहे हो, तो इस तरीके से ये राजस्थान जो वर्तमान आकार में ये इसी समय आया था जो आप देख रहे हो 1 नवंबर। और ये बाद में अजमेर को क्या किया गया था, अजमेर को बाद में अपना जो 26वां जिला बना दिया गया था। कौन सा जिला बनाया गया था, 26वां। और बाद में एक 26वां संशोधन भी होता है, ये भी ध्यान रखना। अजमेर मेरवाड़ा को विलय के बाद तो राजस्थान का 26वां जिला बनाया जाता है, और एक 26वां संविधान संशोधन जब इंदिरा जी के समय होता है। इस संविधान संशोधन द्वारा जो राज्यों को प्रीवी पर्स प्रदान किए जाते थे, वो प्रीवी पर्स क्या कर दिए गए थे, खत्म कर दिए गए थे। तो ये था मेरा प्रयास, और इसी के साथ में आपका जो इतिहास का जो कोर्स है वो आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। और अब कोई अगर आपको कोई टॉपिक से संबंधित समस्या हो तो मुझे बताना ज़रूर, आपकी उसमें भी हेल्प की जाएगी। सारे वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध हैं, और उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, जिसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा और इस आई बटन के अंदर आपको लगा दूंगा, वहां से आप देख सकते हो सारे वीडियोस। और बाकी टेस्ट के आपके वीडियो चलते रहेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब संडे को लाइव आऊँगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक सबसे आप कोर्स पूरा होने के जो मौके पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी भी 80% से ज़्यादा जो देखने वाले हमारे जो भी ऑडियंस है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के बीच में भी लाइक कमेंट शेयर करें। और आगे भी आपके लिए बहुत ही जो परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण पार्ट में लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।